नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हर्षवर्धन के बाद का जो अगला टॉपिक है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में जो 3 शक्तियां भाग लेंगी उनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को इसलिए देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारतीय राजनीति में हो गया था। कन्नौज राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण था ही, आर्थिक दृष्टिकोण से भी कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। इसलिए आगे चलकर कन्नौज के कब्जे को लेकर एक तरह से उत्तर भारत के 2 और दक्षिण की एक महत्वपूर्ण शक्ति के बीच में एक संघर्ष होता है, इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस पर जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर हुआ था, तो कन्नौज को लेकर। इस कन्नौज को महोदय नगर या महोदय श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। इस आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 शक्तियों ने भाग लिया था, तो हम लोग देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार, इसके साथ साथ आपके यहाँ पर पाल वंश और राष्ट्रकूटों ने इसमें भाग लिया था। तो ये बड़ा बेसिक सवाल है, पर किस किस शासक ने इसमें संघर्ष में भाग लिया, इसके लिए हमको इनके पूरे वंश के क्रम को पढ़ना पड़ेगा, तब हम स्पष्ट रूप से इस टॉपिक पर अपने मजबूत पकड़ बना पाएंगे। तो अभी बेसिक के लिए मैं केवल ये बना दे रहा हूँ, जब हम ये सभी वंश पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग इस पर एक बार इसके जो 5 चरण है उस पर चर्चा कर लेंगे। यदि प्रीलिम्स के लेवल पर इसकी कोई बहुत जरूरत है नहीं, जिनको भी डिग्री कॉलेज का एग्जाम देना हो, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले होता था उन सब के लिए, जिनको टीजीटी पीजीटी देना हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सिविल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बस अभी जो 5 मिनट का लेक्चर होगा उसी में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए भाई, त्रिपक्षीय संघर्ष में जैसा कि नाम ही आप देख रहे हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें देखिए 3 पक्ष हैं, 3 शक्तियां जो इस संघर्ष में भाग ले रही हैं। इसी पर ही सवाल बन जाता है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसी के बनता है 3 शक्तियां हैं कौन कौन, तभी हम लोग देखेंगे। एक शक्ति ये है गुर्जर प्रतिहार, ये गुर्जर प्रतिहार, दूसरा ये पाल, और तीसरी देखिए शक्ति हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रकूट। तो ये देखिए इस पर सवाल बन जाता है कौन शक्ति शामिल नहीं थी, कोई एक ऐसा नाम दे देंगे जो उन तीनों के अलावा रहेगा। सेन वंश दे देंगे, चौहान वंश दे देंगे, गढ़वाल वंश दे देंगे, पल्लव वंश, कुछ भी दे देंगे। तो आप इस पर देखिएगा एक बहुत बेसिक सवाल बनता है। अगले त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर हुआ था, तो कन्नौज को लेकर। कन्नौज पर अधिकार को लेकर, कन्नौज पर अधिकार करना है, इस बात को लेकर ये संघर्ष हुआ था। ये जो कन्नौज है देखिए भाई, इस कन्नौज को अगर हम लोग देखें, ये कन्नौज को महोदय नगर, इस पर भी सवाल को पूछा जाता है, महोदय नगर या महोदय श्री, कुछ भी आए, कौन सा शहर महोदय नगर या महोदय श्री के नाम जाना जाता है, तो कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ किसके अधिकार को लेकर हुआ था, तो कन्नौज में। तो ये भी सवाल बनता है कौन कौन 3 शक्तियों ने भाग लिया। ये अभी तक जितने भी सवाल बने हैं मात्र इसी में भाग लिए हैं। अब इस त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत करेगा, एक गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम था वत्सराज ने शुरुआत की थी। ये पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो आपका वत्सराज ने। तो इस तरह से कि बेसिक कुछ सवाल पूछे तो हम उसको हम लोग देख सकते हैं। अब सवाल था कि कन्नौज पर ऐसी क्या स्थितियां थी, कन्नौज को लेकर क्यों ये तीनों शक्तियां जो थी वो कन्नौज पर कब्जे को लेकर लड़ाई हुई, आपस में इनका संघर्ष हुआ। इस बात को लेकर हम लोग देखें तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो कन्नौज को लेकर हम लोग देखते हैं तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर क्यों हुआ। तो पहला बिंदु देखिए ये था कि कन्नौज का एक राजनीतिक वर्चस्व का प्रतीक था। इसके पहले मालवा शासक जब यशोधर्मन था उसके समय भी कन्नौज का बड़ा महत्व बढ़ गया था। आगे चलकर हर्षवर्धन ने किन भले विपरीत परिस्थितियों में इस कन्नौज की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके समय में कन्नौज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। और भारतीय राजनीति में कन्नौज पर जिसका अधिकार है वो अपने आप को पूरे उत्तर भारत का स्वामी के रूप में अपने आप को प्रतिबंधित करने लगा।
इसलिए जब धर्मपाल के द्वारा चक्रायुध को गद्दी में बैठा दिया जाएगा तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो कन्नौज एक राजनीतिक वर्चस्व का प्रतीक बन चुका था। जिसका कन्नौज पर कब्जा है वो उत्तर भारत की तरह देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ शक्ति का प्रतीक के रूप में सामने आ जाता था। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो जिस समय की परिस्थितियां हैं उस समय कन्नौज में, उस समय अगर हम लोग देखें कन्नौज में कमजोर शासक का अस्तित्व। अब हम लोग अगर देखते हैं कभी कन्नौज गद्दी पे हर्षवर्धन लोग जैसे लोग बैठे थे। अब जिस समय सभी शक्तियां हैं उस समय कन्नौज में आयुध वंश है। देखिए ये आयुध वंश है। ये वंश एक शासक का नाम है वज्रायुध। नाम देखिए वज्रायुध शासक थे। इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद उनके दो बेटे हैं। एक का नाम था इंद्रायुध, दूसरे का नाम था चक्रायुध। और ये दोनों पुत्रों में कन्नौज गद्दी को लेकर संघर्ष होता है। दोनों कमजोर शासक रहते हैं और इस चक्रायुध की जो साथ देता है वो धर्मपाल देता है और इस इंद्रायुध का जो साथ देगा गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज देगा और इस तरह से संघर्ष शुरू हो जाता है। तो कन्नौज पे अधिकार को लेकर दूसरी बात ये भी थी कि कन्नौज पर कमजोर शासक का अस्तित्व था। अगर कोई मजबूत शासक होता तो शायद ये सभी शक्तियां अपने अस्तित्व को खुद बचाने में लड़ रही होती। कन्नौज पे कब्जे कोई बात ही नहीं होती। हमको ये भी समझना है, ये भी पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, कन्नौज का आर्थिक महत्व बहुत अधिक था। जब कन्नौज देखिएगा ये गंगा और यमुना और यहाँ से ये राम गंगा नदी, नहीं कन्नौज इस पूरे क्षेत्र में देखिए बसा हुआ। तो ये राम गंगा नदी है, ये गंगा नदी है और यमुना नदी दोनों के द्वार में भी है। राम गंगा नदी के द्वार में तो कन्नौज जो है एक उपजाऊ क्षेत्र था। ये एक उपजाऊ क्षेत्र है, तो कृषि संपन्न क्षेत्र है, तो आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न भी था। आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी है। इस तरह से इसका आर्थिक महत्व भी है। यहाँ पे कब्जा करता है तो इसको जीत लेता, उसको एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन प्राप्त होते। इन सब के व्यापारिक मार्गों पर भी है। देखिएगा आर्थिक महत्व में दूसरा है ये व्यापारिक मार्ग पर भी है। जो उत्तरापथ का मार्ग था, जो उत्तरापथ का मार्ग था वो कन्नौज होके गुजरता था, इसलिए व्यापारिक मार्ग में भी स्थित था। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तक्षशिला होता हुआ मार्ग आता था वो भी यही पड़ता था, इसका व्यापारिक महत्व भी था। जल मार्ग में भी था। देखिए राम गंगा गंगा तो जल मार्ग पर भी स्थित था। इसे पाटलिपुत्र का महत्व राजगृह की तुलना में इसलिए आया था क्योंकि पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग राजधानी के रूप में था। ये भी राम गंगा और गंगा दो नदियों के बीच में तो जल मार्ग में भी स्थित था। इस तरह का देखा जाए तो इसका व्यापक जो है आर्थिक महत्व भी था, व्यापारिक महत्व भी था। इन सब कन्नौज का सांस्कृतिक महत्व भी था। महमूद गजनवी जब अटैक करता है तो महमूद गजनवी ने कन्नौज और मथुरा यहाँ पर जो भी मंदिर जो भी इमारतें थी उनको देखकर कहा था कि अगर इनको बनाने में कम से कम इनको स्थापित करने में 200 वर्ष लगेंगे, 1 लाख मुद्राएं खर्च होंगी। इसके मतलब यहाँ पर जो भी संरचनाएं थी, जो भी यहाँ पर स्थापत्य था, जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट था, उसका अपना एक महत्व था। वो खुद आकर्षण का केंद्र था। तो कन्नौज पर कई कारणों से, चाहे राजनीतिक वर्चस्व का प्रतीक था, चाहे वहाँ पर कमजोर शासक वर्ग का होना, व्यापक उसका आर्थिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, इन सबको देखते हुए तीनों शक्तियां थी, उन्होंने कन्नौज पर को अपने अधीन करने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहली शुरुआत वत्सराज के द्वारा की गई थी, क्योंकि वत्सराज ने सीधा हमला किया था। यद्यपि धर्मपाल के द्वारा चक्रायुध के साथ मिलकर यहाँ पर अपने मनपसंद व्यक्ति चक्रायुध को गद्दी में बैठाया गया था, किंतु इसका विरोध जो किया था वो किया था धर्मपाल ने चक्रायुध को हटाकर इसको अपने प्रभाव में लेकर इंद्रयुध को गद्दी में बैठा दिया। इस तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कौन करता है? गुर्जर शासक प्रतिहार। ये बेसिक है।
ये पता होना चाहिए, कभी कम से कम अभी आपको मेंस में भी लिखना पड़े तो 3-4 पॉइंट हमारे पास रहे जिससे हम कन्नौज या त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में लिख सकें। आइए अब हम इन्हीं त्रिपक्षीय संघर्षों में जिन हम लोगों ने शक्तियों को देखा था उनको हम लोग मैप बेस में देख लेते हैं। अब हमारा जो पढ़ने का, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम लोग कुछ उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शक्तियों को देखेंगे उनमें वो भी शक्तियां रहेंगी जिन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। जैसे अगर हम लोग देखें, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक गुर्जर प्रतिहार है, ये राजस्थान और गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए बिहार और बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पाल शासक थे, ये पाल वंश था, और यही पाल वंश के बाद यही इसी क्षेत्र में सेन वंश भी आते हैं। आगे चलकर राजस्थान के अजमेर से लेकर दिल्ली तक यहाँ पर चाहमान वंश था, फिर ये कन्नौज से लेकर बनारस तक, ये आगे चलकर गढ़वाल वंश रहेगा। ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ रहा है, ये देखिए, इसको जिजाक भुक्ति कहा जाता था, जिजाक भुक्ति या बुंदेलखंड। जय सिंह के जिजाक, जिजाक के नाम पे इसका नाम पड़ा था। इस यहाँ पर जो है देखिए चंदेल वंश था, उसको पढ़ेंगे। उसी तरह ये जो मालवा का क्षेत्र है, ये यहाँ पर मालवा के परमार थे, ये मालवा के परमार थे देखिए। और ये जो गुजरात का ये था, ये पूरा इलाका, यहाँ पर गुजरात में आपके सोलंकी या चालुक्य वंश, भी चालुक्य हम देखेंगे। इस वाले क्षेत्र में पहले बादामी के चालुक्य होंगे, फिर वहीं पे राजपूत आएंगे, फिर वहीं पे कल्याणी के चालुक्य आएंगे। तो ये जो चालुक्य रहेंगे महाराष्ट्र वाला एरिया वाला, लेकिन ये गुजरात के चालुक्य रहेंगे तो सोलंकी वंश कहा जाता था, ये आपको रहेगा। तो ये जो सारी शक्तियां उत्तर भारत हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। इनमें दो शक्तियां देखिए, पाल और एक गुर्जर प्रतिहार, इन दोनों के बीच में ये पड़ता था कन्नौज। दोनों की इच्छा थी इनको कि मैं उत्तर का स्वामी बनूं, इनकी थी मैं उत्तर भारत का स्वामी बनूं। तो कन्नौज के अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। आगे चलकर दक्षिण की एक शक्ति राष्ट्रकूट ने इसमें हस्तक्षेप किया, ये राष्ट्रकूट अभी रहेंगे। ये राष्ट्रकूट हम लोग दक्षिण भारत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो राष्ट्रकूट के पहले बादामी के चालुक्य है, फिर राष्ट्रकूट है, फिर कल्याणी के चालुक्य। तो हमें डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जैसे पहले पाल पढ़ेंगे फिर सेन पढ़ेंगे, क्योंकि उसी स्थान पर पहले पाल वंश के शासक है, उसी स्थान बाद में फिर सेन वंश पढ़ेंगे। ये उत्तर भारत की कुछ शक्तियां हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार, इनमें हम जो महत्वपूर्ण शासक हैं और जिनसे सवाल बनते हैं उन्हीं सबको देखेंगे। पूरा पढ़ने की न सन और डेट याद करने की जरूरत नहीं है, इन पर एकदम डेट वाले सवाल, डेट पर अधिकतर सवाल जो आते हैं वो मिडल हिस्ट्री में आते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। यहाँ पर ऐसे कोई सवाल नहीं रहेंगे, बस हमें महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनकी उपाधियां, उनके महत्वपूर्ण कार्यों को, इन्हीं सबको देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश में देखें गुर्जर प्रतिहार वंश, सबसे पहले देखें, एक नाम है गुर्जर। गुर्जर में गुजरात और राजस्थान, इनका जो मेन क्षेत्र था वो गुजरात एवं राजस्थान के वाला क्षेत्र था। ये देखिए, ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं, ये अपने आप को सौमित्र या लक्ष्मण
भगवान राम के जो वंशज लक्ष्मण के वंशज कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने भगवान राम और सीता के लिए प्रतिहार रक्षक का काम किया था, इसलिए खुद को प्रतिहार वंश या लक्ष्मण के वंशज कहलाते। तो प्रतिहार जो प्रतीक है वो लक्ष्मण का प्रतीक है, अतः खुद को लक्ष्मण या सौमित्र के वंशज कहते हैं। और इसकी जानकारी हमको मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। देखिए उसमें जो गुर्जर प्रतिहार है, देखिए ये जो गुर्जर प्रतिहार है ये अग्निकुंड के सिद्धांत में भी है। ये आप लोग आगे देखेंगे कि चंद्र बरदाई के द्वारा अपनी किताब पृथ्वीराज आसो में एक अग्निकुल कुंड कुल का सिद्धांत दिया गया, यानी कि 4 लोगों को वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर्वत पर 4 जो है व्यक्तियों को शुद्ध किया गया, उत्पन्न किया गया और उनके द्वारा जो है जो भी म्लेच्छ थे उनको नष्ट कराया गया। इस तरह देखा जाए ये अग्निकुंड का सिद्धांत जो था वो चंद्र बरदाई का था। की रचना पृथ्वीराज रासो में है। देखिए इसमें जो है 4 कुल की चर्चा है, उनमें ये प्रतिहार भी थे, परमार थे, उसके बाद आपका चौहान थे और 4 लोग थे। पूछा जाता है कि कौन सा वंश चंद्रवरदाई के अग्निकुल सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो 4 थे, प्रतिहार, परमार, चौहान और 4। इस तरह गुर्जर प्रतिहार का संबंध अग्निकुंड कुल के सिद्धांत से था। तो इसका मतलब यही है, ये बेसिक चीजें हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं गुर्जर प्रतिहार के जो महत्वपूर्ण शासक और उनके बारे में। इसको हम लोग देखेंगे, उसको स्टार्ट करते हैं। इनका जो अगला शासक, सबसे पहले शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का है, इसका जो संस्थापक है उसका नाम है हरिश्चंद्र। तो गुर्जर के जो संस्थापक है, किसको पूछा संस्थापक, आपको इस पूरे में सबके कंफर्म होने चाहिए। इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम हरिश्चंद्र, मिला लेता है। कभी कभी 4 वंश दे देगा, उनके 4 संस्थापक, एक कौन सुमिलित करिए या 3 सुमिलित रहेंगे, एक सुमिलित नहीं रहेगा, कौन सुमिलित नहीं है पूछे। तो आप जब इस टॉपिक को पढ़िए, किसी वंश को पढ़िए, तो कम से कम उसका संस्थापक जरूर क्लियर हो और प्लस उसकी जो महत्वपूर्ण शख्सियत है उनके बारे में जानकारी हो। जैसे हरिश्चंद्र इसका संस्थापक था और इसने जो अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई, यानी जो उसने राजधानी थी उनकी गुर्जर प्रतिहारों की, वो भीनमाल थी। देखिए हरिश्चंद्र के बाद गद्दी में देखिए नागभट्ट प्रथम बैठेगा। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने अरब शासक जुनैद को हराया था। कोई अरबी शासक था जुनैद, उसको इसने हराया था। इससे जब इसने जुनैद को हराया, इसको म्लेच्छों का विनाशक कहा गया। यहाँ पर म्लेच्छ जो था वो विभिन्न दूसरे धर्म को मानने व्यक्तियों से संबंधित है। यहाँ पर तो नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का विनाशक कहा गया और ये जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। तो पूछ सकता है किसको म्लेच्छों का विनाशक कहा गया था, तो नागभट्ट प्रथम को, ये भी पूछ सकता है। उसके देखिए अगला नाम हमारे सामने आता है वत्सराज। छोटा छोटा देखिए, एक ही 2 पॉइंट है। तो वत्सराज के बारे में हमने पढ़ा था कि पहले चर्चा हम लोगों ने एक बार दिया, नोट आउट कर लीजिए कि वत्सराज के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। पूछ सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, त्रिपक्षीय संघर्ष की ये कभी अगर पूछे कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने की थी, तो वत्सराज ने की थी। तो जब धर्मपाल ने अपने व्यक्ति गद्दी में बैठा दिया तो इसी ने हमला करके उसको गद्दी से हटाया
और इंद्रजित को बैठाया। इस तरह से वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। शुरुआत हो गई। और वत्सराज के एक शब्द और है वास्तविक संस्थापक। ये भी अगर देखिए, अगर केवल संस्थापक पूछता है तो आंसर ये होगा, अगर वास्तविक शब्द लगा दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा वत्सराज। वत्सराज के बाद देखिए अगला नाम हमको मिलेगा वो है नागभट्ट द्वितीय। इसने दो काम किया था। इसका पहला काम था कि कन्नौज को जीता। इसने तो कन्नौज में इंद्रजित को बैठा दिया। इसने कन्नौज को जीता और उसको कुछ समय के लिए राजधानी भी बनाई। एक दिन का ये काम था। दूसरा ये था कि नागभट्ट जो कन्नौज में जब गया, इसने कन्नौज में गंगा नदी में जल समाधि, ये पूछ सकता है। तो धन के लिए प्रयाग में है, बल्लाल सेन के लिए प्रयाग में है, रामपाल के लिए मुंगेर में है, लेकिन इन्होंने कन्नौज में गंगा नदी में जल समाधि दी। पूछे आज के बाद कभी, इंपॉर्टेंट सवाल बहुत कम किताबों में पूछे, उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने कन्नौज में गंगा नदी में जल समाधि ली थी। उसका नाम था नागभट्ट। तो ये देखिए छोटे छोटे सवाल है, कभी किसी पर बन जाए। एक एक दो लाइन जानना है, बहुत हमको इसके बारे में नहीं पता डिटेल में। अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं अगला शासक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके पर गुर्जर प्रतिहार पढ़ा जाता है, उसका नाम था मिहिर भोज। सामने लिखिए, भोज जो था वो परमार वंश का, मिहिर भोज। सामने लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर एग्जामिनर को एक सवाल बनाना होता है तो मिहिर भोज पे बनाता है। मिहिर भोज पे सवाल बनता है। मिहिर भोज पे सबसे पहली बार देखिए कि ये वैष्णव मतानुयायी था, वैष्णव धर्म को मानता था और खुद को स्वयं को विष्णु का अवतार कहता था। देखिए पूछ सकता है कौन गुर्जर प्रतिहार शासक स्वयं को विष्णु का अवतार कहता था? वो मिहिर भोज था। स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कहता था। इसकी दो उपाधियां हैं, एक प्रभास, दूसरा आदि बराह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में पूछी जाती है। बस जहां जहां मटिक मारो उसको देखिए। आदि बराह या प्रभास किसकी उपाधि थी? आज के बाद मिहिर भोज की। किस वंश का शासक है? गुर्जर प्रतिहार वंश का। जो प्रभास है ये इसके जो दौलतपुर अभिलेख है वहां पर प्रभास है, और ये जो ग्वालियर लेख है अभिलेख है यहाँ पर आदि बराह है। ये सब ना याद है, बस को ये जानिए, ये दोनों प्रभास और आदि बराह किसकी उपाधियां थी? आज के बाद मिहिर भोज। और ये दो बार बार आप देख रहे हैं विष्णु का अवतार, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका हम लोग और देखें इसके बारे में। इसमें जो है द्रम नामक चांदी का सिक्का चलाया, ये भी पूछा जाता है, खूब इंपॉर्टेंट सवाल है। द्रम नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो मिहिर भोज ने। इसे रुपया के रूपक नामक चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था। इसे द्रम नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? मिहिर भोज ने। ये इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज के बारे में जरा और देखिए। इस मिहिर भोज के बारे में हमको जानकारी मिलती है, अरबी यात्री एक सुलेमान है, देवपाल के समय में आता है। उसने बताया है कि जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज कट्टर मुस्लिम विरोधी था। मिहिर भोज कट्टर
मुस्लिम विरोधी था, तो इसने मिहिर भोज को कट्टर मुस्लिम विरोधी बताया और इसको बहुत क्रूर शासक बताया। ये बहुत जुल्म ढालता है मुसलमानों को। आपका मिहिर भोज के बारे में हो सकता है कि अरबी यात्री के समय में कौन सबसे क्रूर शासक था, तो मिहिर भोज, और उसको मुस्लिम विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मिहिर भोज के बारे में भी सवाल बनता है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक को पराजित करके मालवा को जीता था। पूछ सकता है कि जो मालवा था पहले ये जो था ये राष्ट्रकूटों के अधीन था, तो राष्ट्रकूटों से मालवा किसने छीना, तो मिहिर भोज ने। इस तरह से मिहिर भोज पर जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं सब पे सवाल बनता है। द्रम पे भी बन चुका है, मालवा पे बन चुका है, इन पर तो लगातार बनता है, विष्णु के अवतार पे बन चुका है। तो मिहिर भोज पर कोई भी सवाल बने तो कम से कम अब आप देखिएगा और आसानी से इसको कर लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है जिसका हम जवाब ना दें। यही सारे बेसिक और इन्हीं को बार बार आप रीडर करिए, 2-4 पेज में सिंपल है। आदि बड़ा प्रभास उपाधि किसकी थी, मिहिर भोज। सिंपल सवाल पूछ लेता है। कौन किसको विष्णु का अवतार कहा जाता था, मिहिर भोज को। द्रम नामक चांदी सिक्के किसने चलाए थे, मिहिर भोज। तो ये बड़े सिंपल सवाल है, तो आप पेपर हल करेंगे तो बार बार आपको यही सवाल घूमते हुए दिखेंगे। अब आगे हम लोग देखें, आगे कमजोर शासक है रामभद्र। ये कमजोर शासक था, इसको पाल वंश के शासक देवपाल ने पराजित किया। देवपाल ने इसको हराया था। ये कमजोर शासक था। ये मिहिर भोज के पहले थे, इसको हम लोग मिहिर भोज के पहले करेंगे, कोई मतलब नहीं। आप देखिए इम्पोर्टेंट है महेंद्र पाल, कोई मान लो इसको पढ़िए था ना, कोई मिहिर भोज के जस्ट पहले का बाद मिहिर भोज आता है। तो महेंद्र पाल प्रथम बारे में देखिए, इनके बारे में तो इनके बारे में हम लोग देखें, इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड को पराजित किया। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड को पराजित किया। दूसरा, इनके दरबार में राजशेखर रहता था। राजशेखर इनका दरबारी जो है, कविता देखिए भाई, राजशेखर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राजशेखर। तो राजशेखर किसके दरबार में रहता था, आपके पास सवाल आ जाए तो महेंद्र पाल प्रथम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी राजशेखर है, देखिए किताब है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भंजिका, भुवन कोश और हर विलास। तो ये सारी जो है राजशेखर की रचना है। कर्पूर मंजरी को पूछा जाता है, काव्य मीमांसा पूछा जाता है, तो सारी राजशेखर की रचनाएं हैं। और ये राजशेखर जो था वो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में है। तो पूछ सकता है कभी कभी, में पता है महेंद्र पाल अगला नाम मिलेगा, देखो महिपाल, इनके बारे में दो बात। ये जो राजशेखर हैं ये इनके भी दरबार में थे। ये दरबारी थे। दूसरा, बगदाद का
अल मसूदी इन्हीं के दरबार में आया था। पूछा जाता है अल मसूदी किसके दरबार में आया था? आज की बात तो महिपाल के दरबार में। कहाँ का था ये? अरब का था कि इराक का था? क्योंकि बगदाद इराक में है तो इराक का था। कभी पूछ सकता है तो उसको महिपाल के बारे में पता है। उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे शासक है। देखिए महेंद्रपाल सेकेंड, महेंद्रपाल सेकेंड। उसके बाद फिर हम लोग देखें राज्यपाल त्रिलोचनपाल, लास्ट में आता है यशपाल। ये अंतिम शासक था। बस कोई और मतलब नहीं। तो इस तरह हम लोग देखें तो गुर्जर प्रतिहार को हम लोग लगभग 15 मिनट में देखें, उसके महत्वपूर्ण व्यक्तियों पे देखें तो आपका पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए वो मिहिर भोज पे रहना चाहिए। मिहिर भोज के अलावा महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर और आपका महिपाल के दरबार में कोई मसूदी पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसको अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया है तो आसानी से गुर्जर प्रतिहार के जो सारे सवाल हैं और देखेंगे। देखिए दो सवाल है जो बार बार आते हैं, जैसे प्रभास और आदिवरा किसकी उपाधि थी? धर्म नामक सिक्का किसने चलवाया था? कौन स्वयं को विष्णु का अवतार कहता? सबका जवाब आपके सामने मिहिर भोज है। किसने राष्ट्रकूटों से मालवा छीना? मिहिर भोज। राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल फर्स्ट। अल मसूदी किसके दरबार में आया था? महिपाल। बस कोई भी सवाल आता है इसके बाद कौन अपने आप को लक्ष्मण का वंशज कहते थे? तो गुर्जर प्रतिहार पूछा था। अग्निकुंड के सिद्धांत से कौन से 4 वंश संबंधित हैं? तो प्रतिहार वंश था, परमार वंश था, चौहान वंश था और आपका चालुक वंश था। ये बेसिक सवाल है जिनको हम लोग देखते हैं। अगला वंश पढ़ते हैं पाल वंश। देखिए भी हम लोग पाल वंश देखें तो जो पाल वंश है तो रियल में ये बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में था। जो पाल वंश है तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था। क्योंकि देवपाल के दरबार में सुलेमान आया था जो अरबी यात्री था। तो सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहुमा या धर्मा कहा है। पाल साम्राज्य के लिए रुहुमा या धर्मा शब्द का प्रयोग कौन करता है? सुलेमान। उसी तरह से बता दें पाल साम्राज्य जो था ये कांसे की मूर्तियों के लिए फेमस यानी पाल साम्राज्य में कांसे की मूर्तियां बहुत अच्छी बनती थी। क्योंकि सवाल पूछ लेता है पाल साम्राज्य में बड़ी संख्या में हाथी पाले जाते थे। ये सारे जो सवाल हम लोग देख रहे हैं पाल साम्राज्य के समय में बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु थे, वो जो है तिब्बत की यात्रा में गए। जैसे अतीश शांतरक्षित, दीपंकर और धर्म स्वामी, ये सारे जो बौद्ध भिक्षु थे ये पाल शासक के संरक्षण में थे या उन्हीं के क्षेत्र में थे और ये जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने तिब्बत के क्षेत्र में भी गए। तो ये कभी कोई सवाल बेसिक सवाल आए पाल वंश के बारे में तो कम से कम एक जानकारी हमें होनी चाहिए। अब चूंकि जो पाल वंश था इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। जैसे उधर से राष्ट्रकूटों को गुर्जर प्रतिहारों में भाग लिया था। जैसे हमने उनको पढ़ा तो इनके भी कुछ महत्वपूर्ण शासक है। सब कभी नहीं पढ़ना, बहुत लंबा जो महत्वपूर्ण सवाल अब जो है
एंशियंट में यहाँ से बनने शुरू हो गए हैं, और इसको अधिकतर लोग नेगलेक्ट करते हैं, पढ़ते नहीं है, या पढ़ते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि 2 ही 4-5 सवाल बनने हैं। अब पता चलता है 20 सवाल आया, 10 मॉडर्न से, 6-7 एंशियंट से, 4 मिडिवल से, तो जिनमें से अगर हम लोग देखें 1-2 सवाल यहीं से आ गए और हम ना कर पाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा गोजर परिवारवाद, वैसे हम लोग पाल वंश को देखते हैं। तो पाल वंश में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले इसके शासक का नाम है गोपाल। गोपाल के बारे में यही कहा गया कि जब बंगाल में गौड़ वंश का शासक शशांक का शासक था, उस समय बंगाल बड़ी समृद्धि में था। शासक गौड़ वंश शासक शशांक के मरने के बाद बंगाल में मत्स्य न्याय व्याप्त हो गया। बड़ी मछलियां, छोटी मछलियों को खाने लगे, अर्थात बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा गरीबों को, कमजोरों का शोषण होने लगा। एक तरफ देखा जाए कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, चारों तरफ मत्स्य न्याय था, लूटपाट मची थी, अराजकता थी, अव्यवस्था का माहौल था। उस समय में जानकारी मिलती है हमको, खलीमपुर एक लेख है, एक खलीमपुर अभिलेख है, धर्मपाल का है। इसमें ये जानकारी मिलती है कि जब मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृति ने, यानी प्रकृति में समान व्यक्तियों ने लक्ष्मी, गोपाल का हाथ लक्ष्मी पे पद आपका पकड़ाया। अर्थात मतलब ये हुआ कि उनको जो उसने अपना नेता माना, गोपाल को इस मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने का जरिया माना, और इस तरह से गोपाल के द्वारा इस मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए, राजनीतिक अराजकता को दूर करने के लिए, अव्यवस्था को दूर करने के लिए गोपाल के द्वारा जो है एक वंश की स्थापना की गई। इस वंश को कहा गया पाल वंश, और इस तरह से गोपाल के द्वारा जो है कहा गया है कि यही जो है पाल वंश का क्या था, संस्थापक था। और इसको जनता ने चुना था। पूछ सकता है कभी, जिस तरह से रजिया जब गद्दी में बैठेगी, कहा गया रजिया का चुनाव जो है जनता ने किया था। जुमा की नमाज पर रजिया लाल कपड़ा पहनकर जैसे ही आपका बाहर आती है, मस्जिद से बाहर आती है, तो चारों तरफ जो लाल कपड़ा होता था वो प्रतीक था न्याय का, कि मेरे पिताजी की हत्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरे ये स्थितियां पैदा हो गई और मुझे न्याय दीजिए। और इस तरह से दिल्ली की जनता ने रजिया को गद्दी पे बैठा दिया। इस तरह से उसको दिल्ली की जनता ने बैठाया, ना अमीरों ने बैठाया, ना कि इक्तदारों ने बैठाया। उसी तरह से यहाँ पर आपका बंगाल में जो व्याप्त अराजकता के कारण वहां की जनता ने गोपाल गद्दी में बैठाया। पूछ सकता है किस वंश के संस्थापक को वहां की जनता ने चुना था, तो उस पाल वंश के संस्थापक गोपाल। बस केवल गोपाल को कितनी जानकारी मिलती है। गोपाल की बात देखिए, अगला शासक आता है वो धर्मपाल। जिस तरह से आप लोगों ने वहां पर मिहिर भोज को पढ़ा था और महेंद्रपाल को पढ़ा था, तो यहाँ पर 2 शासक रहेंगे, एक धर्मपाल और उसके बाद अगला नाम रहेगा देवपाल। ये 2 इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे। पूरा पाल वंश इन्हीं दोनों में है। और ये पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं देवपाल, धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में सबसे पहले देखिए, ये तो भाई संस्थापक था, नो डाउट संस्थापक था। इसके लिए वही बड़ा सिंपल सवाल, वास्तविक संस्थापक। तो पाल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो धर्मपाल को कहा गया है। धर्मपाल की उपाधि ही देख लीजिए, इसकी उपाधि है, इसकी उपाधि समकरा उत्तरा पथ स्वामी परम सौगात। ये देखिए परम सौगात। तो ये उपाधि पर भी सवाल पूछा जाता है। धर्मपाल की क्या उपाधि थी? उत्तरापथ स्वामी, पूरे उत्तर भारत का स्वामी। परम सौगात ये जो है बौद्ध धर्म को मानता था, परम सौगात उपाधि थी। ये सारी उपाधि का सवाल बनता है। अब अगर हम लोग धर्मपाल पे देखें, धर्मपाल के द्वारा हम लोग आगे देखें तो 2 बिहार की स्थापना की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है
विक्रमशिला विहार, और दूसरा है सोमपुरी विहार। ये पूरे धर्मपाल में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। कम से कम ये 7 से 8 बार सवाल आ चुका है। जो विक्रमशिला विहार है, देखिए ये बिहार में था, ये बिहार में था, ये बिहार में है, बिहार राज्य में है। और ये जो सोमपुरी है ये आधुनिक बांग्लादेश में पहाड़पुर नामक जगह पर है। तो इस तरह से विक्रमशिला विहार और सोमपुरी विहार, अगर जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? धर्मपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है धर्मपाल पे। उपाधि पे तक सवाल खूब बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे बिहार पे उसी तरह धर्मपाल के बारे में देखिए कि धर्मपाल के समय में हरिभद्र नामक बौद्ध भिक्षु इसके दरबार में था। तो हरिभद्र नामक एक बौद्ध भिक्षु है जो कि धर्मपाल के दरबार में। पूछ सकता है कि हरिभद्र नामक बौद्ध भिक्षु को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो वो धर्मपाल का। अब ये जो हरिभद्र है, देखिए इसने एक किताब लिखी है अष्ट शस्त्र का पारजन परमिता। अष्ट सहस्त्रिका पारजन परमिता ये हरिभद्र की रचना है। तो हरिभद्र किसके दरबार में था? धर्मपाल में। यही इंपॉर्टेंट सवाल, किताब भी पूछे तो एक बार पढ़े रहिए। अष्ट सहस्त्रिका पारजन परमिता, किताब एक ही किताब का नाम है, ये इनके दरबार में। अब धर्मपाल के बारे में हम लोग से जानते हैं, पहले मैंने एक बार चर्चा किया था कि धर्मपाल ने कन्नौज की गद्दी पर चक्रायुध को बैठाया था। यदि यहीं से देखिए कि धर्मपाल की निगाह कन्नौज पे थी। कन्नौज में जब आयुध नामक कमजोर वंश था, जब वहां शासक वज्रयुद्ध की मृत्यु हो जाती है, इस धर्मपाल के द्वारा उसके पुत्र चक्रायुध का समर्थन किया जाता है और उसकी गद्दी में बैठा दिया जाता है। यद्यपि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी वंश के व्यक्ति को बैठा दिया गया, किंतु इस बात का विरोध करता है कौन? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज। वत्सराज ने इसके लिए हमला कर दिया। कहां पर? आपका हमला किया कन्नौज पे, कन्नौज को जीता और फिर उसने हमला किया धर्मपाल को भी हराया जाके। इस तरह से कहा गया कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के द्वारा कर दी गई। तो इस तरह से हम लोग देखें धर्मपाल ने चक्रयुद्ध का साथ दिया था और आगे चलकर जो वत्सराज रहेगा वो इंद्रयुद्ध का साथ देगा। तो यही से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत है। तो धर्मपाल पर कुछ बेसिक सवाल हैं। एक तो उसकी उपाधियों पर, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बिहार पर, तीसरा इसके दरबार में कौन रहता था? हरिभद्र रहता था। अब धर्मपाल के बाद जो अगला पर्सनालिटी आएगा, जो अगला व्यक्ति आएगा, उसका नाम है देवपाल। और मेरे हिसाब से देवपाल जो है सामने हम लोग अभी तत्काल मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं। इसे पता रहे कि हमको इसको पढ़ना है और इसके बारे में अच्छे से जानना है। जो देवपाल के बारे में सबसे पहले हम लोग देखें तो हम लोग इसकी उपाधि पे देख लें। जिसकी उपाधि है परम सौगात। परम सौगात उपाधि जो है तो धर्मपाल की भी थी और देवपाल की भी थी, क्योंकि ये भी जो है बौद्ध धर्म को मानता है। देवपाल के समय में हम लोग देखें, देवपाल के समय में देखें तो सुमात्रा और जावा, जिसको सुवर्ण भूमि कहा जाता था, देखिए के साथ
बाल पुत्र देव, यानी कि सुमात्रा और जावा, जो इंडोनेशिया, सुमात्रा जावा को उस समय सुवर्ण भूमि कहा जाता था। यहाँ के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा में एक बौद्ध विहार एवं उसके खर्च के लिए 5 गांव दान देने की प्रार्थना की। किससे? देवपाल से, और देवपाल ने ये अनुमति दे दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जावा सुमात्रा यानी सुवर्ण भूमि के शासक जो थे, ये शैलेंद्र वंशी थे, समझ लीजिएगा। ये जो शासक बालपुत्र देव थे, वहां पर जो वंश था वो शैलेंद्र वंश था, इसको नोट कर लीजिएगा। शैलेंद्र वंश के शासक थे, जैसे कि पाल वंश के शासक। पूछ सकता है जावा सुमात्रा में देवपाल के पहले कौन सा वंश था? तो शैलेंद्र वंश था। शासक क्या नाम था? बालपुत्र देव। कहाँ पर बौद्ध विहार की अनुमति मांगी थी? नालंदा में। कितने गांव दान दिए जाने की बात थी? 5 गांव। तो कम से कम पता होना चाहिए। अब देवपाल के बारे में देखिए भी, देवपाल एक महत्वपूर्ण शासक है। उसने अपने समय में धर्मपाल के आगे यानी असम, इसको हम लोग कामरूप कहते थे, उसने असम, उड़ीसा, कांची, रामेश्वरम, और इधर गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, सभियों को हराया था, वो पराजित किए। ये इंपॉर्टेंट शासक देवपाल जो है, बारे में देख रहे हैं कि देवपाल ने असम, उड़ीसा, कांची, यानी कि पूरे जो है पाल वंश को, साम्राज्य को फैला दिया। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक रामभद्र को हराया, वहां पर इसने इंद्र को भी हराया। तो कई लोग इसने हराया आपका राष्ट्रकूट शासक को। तो इस तरह हम लोग देखें, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है देवपाल। अब देवपाल के समय में अरबी यात्री सुलेमान आता है, इसने देवपाल की खुलकर प्रशंसा की थी। सुलेमान आता है, पूछ सकता है अरबी यात्री सुलेमान किसके दरबार में आया था? देवपाल के दरबार में। देवपाल ने एक विहार बनवाया, ओदंतपुरी विहार, देवपाल के द्वारा। ये ओदंतपुरी विहार जो था, बिहार राज्य में। तो ओदंतपुरी जो बौद्ध विहार किसने बनवाया? वो देवपाल ने। देवपाल बारे में एक और इम्पोर्टेंट है, इसने मुंगेर को राजधानी बनाया। ये भी पूछ सकता है किस पाल शासक ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो देवपाल। तो देवपाल में जो हम लोगों ने देखा, ये सारे सवाल बनते हैं। किसकी उपाधि परम सौगात थी? देवपाल की। किसके समय में आपका जावा सुमात्रा सुवर्ण भूमि के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के द्वारा नालंदा में बौद्ध विहार बनाने और 5 गांव दान, उनके खर्च के लिए 5 गांव दान देने की बात की गई थी, तो देवपाल के समय में। देवपाल ने असम, उड़ीसा, कांची, रामेश्वरम, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों को पराजित किया। अरबी यात्री सुलेमान इसी के दरबार में आता था। इसने ओदंतपुरी विहार की स्थापना की और इसने मुंगेर को अपनी राजधानी। फिर देखिए देवपाल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग देखते हैं। आगे और देखते हैं। देवपाल के बाद अगला नाम होगा महिपाल। इसको पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। देखिए, मतलब देवपाल के बाद पाल वंश बहुत नीचे चल, बहुत सारे और शासक आते हैं, 5-6 कमजोर शासक आएंगे और पाल वंश लगातार गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज जैसा शासक आ चुका होता है। दक्षिण भारत में भी बहुत वो शासक रहे थे राष्ट्रकूटों में, और उस समय पाल बहुत अपने नीचे कदम में पहुंच जाता है। तो पाल को दोबारा उठाने का काम कौन करेगा? महिपाल। पता होना चाहिए। इसको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। दूसरा या द्वितीय संस्थापक, कभी ये शब्द आ जाए तो आप जाने रहिए।
दूसरा, राजेंद्र चोल ने इसी के समय बंगाल पर अटैक किया था। उसने विक्रम चोल को भेजा था बंगाल पर हमला। कहा गया था गंगा, यहाँ की गंगा जल को भर के लाया गया था। वहां पर गंगे कोण चोलपुरम नामक जो बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनेगा, तालाब बनेगा, वहां पर वो पानी डाला जाता है। इसके मतलब कहीं ना कहीं बंगाल विजय को दिखाता है। तो राजेंद्र चोल के समय में कौन पाल वंश का शासक था? आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा महिपाल। दूसरा देखिए भाई, अतिश नामक बौद्ध भिक्षु को तिब्बत ही भेजता है। अभी पूछे, अतिश नामक बौद्ध भिक्षु को किसने तिब्बत भेजा था? तो महिपाल। तो महिपाल पे कभी कुछ बेसिक सवाल बने तो हम उसको हम लोग जवाब देते। बस कभी बन नहीं, बस ही दूसरा संस्थापक ही बन सकता है। तो एक बार जाने रही, महिपाल का अगला शासक मिलेगा रामपाल। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो कैवर्त विद्रोह हुआ है, पूछा जाता है। कैवर्त विद्रोह, वहां के किसान प्रजाति के लोग, लेकिन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो कैवर्त विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो रामपाल के समय में। और इसकी किताब जो है संध्याकर नंदी ने रामचरित में इसका वर्णन किया। यानी कैवर्त विद्रोह का जो वर्णन है वो समझाकर नंदी, इसके दरबारी कवि थे, उन इतिहासकार, उनके द्वारा अपने रामचरित नामक किताब में इस कैवर्त विद्रोह का वर्णन किया गया है। और ये जो समझाकर नंदी हैं, ये खुद को वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि रामा। और इस रामपाल को राम की संज्ञा देते, भगवान राम जो नायक, खुद को वाल्मीकि कहते हैं। फिर तस्वीर पूछे, कैवर्त विद्रोह किसके समय हुआ था? रामपाल के समय। बस इस विद्रोह का की चर्चा किस किताब में? संध्याकर नंदी के रामचरित में। संध्याकर नंदी ने खुद को वाल्मीकि और इनको रामपाल को अपने नायक राम के रूप में इस किताब में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। आगे चलकर जो रामपाल के मामा थे वो राष्ट्रकूट शासक थे, व्यक्ति थे, उनका नाम था मथन देव। तो मथन देव की मृत्यु हो गई थी। ये मामा थे इनके, इससे कोई बहुत मानते थे। और इनसे दुखी होकर रामपाल ने मुंगेर में गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले गए। तो इस तरह से एक तरह से आत्महत्या कर ले, चाहे जो सोचिए, बस इतना होंगे। कोई सवाल आ जाए, और कौन पाल शासक था जिसने मुंगेर में जाकर गंगा नदी के जल में डूब गया था, जल समाधि ले आत्महत्या कर लिया? उस शासक का नाम था रामपाल। तो ये कभी भी सवाल देखिए पूछे जाए तो हम जवाब दे सकते हैं। अब इस पाल वंश का अंतिम शासक का नाम था मदनपाल। और इस पाल वंश के बाद यहाँ पर अगला जो शासक आ जाएगा वो रहेगा, वो जो वंश शुरू होगा वो रहेगा सेन वंश। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाल वंश के बाद सेन वंश। तो सेन वंश में अगर हम लोग देखें तो बेसिक चीज देखिए, सेन वंश में हमको 4 शासक के बारे में पढ़ना होता है। एक तो सामंत सेन, फिर विजय सेन, अगला नाम मिलेगा बल्लाल सेन, उसके बाद फिर लक्ष्मण सेन, और लास्ट में केशव सेन। देखिए ये महत्वपूर्ण शासक है। सेन वंश का पहले बेसिक चीज है, जो सेन वंश है देखिए, ये भी बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में है।
यानी कि पाल वंश जहाँ पे था वहीं पर आगे चलकर सेन वंश आता है, क्षेत्र वही रहेगा। तो सेन वंश ये है, ये अपने आप को ब्रह्मक्षत्रीय परंपरा, मतलब थे तो ब्राह्मण, लेकिन क्योंकि इन्होंने बाद में राजा के रूप में काम किया तो अपने आप को ब्रह्मक्षत्र परंपरा का कहते हैं। तो इस तरह पूछा था खुद को कौन ब्रह्मक्षत्र परंपरा कहा कहते हैं, तो सेन वंश कहते हैं। और ये अपने खुद को ये चंद्रवंशी थे, ये चंद्रवंशी शासक थे। तो इस तरह से काफी बेसिक सवाल आ जाए कि ब्रह्मक्षत्र परंपरा और चंद्रवंशी दोनों पर आए हुए सवाल। कौन सा वंश खुद को ब्रह्मक्षत्र परंपरा से कहता था, एक सवाल 2-4 बार आ चुका है, तो हो जाएगा सेन वंश। अभी तक हम लोग देखे सामंत सेन के बारे में, बस बेसिक सवाल। सामंत सेन इस वंश का संस्थापक था। देखिए ये मूलतः कर्नाटक का था, ये मूलतः कर्नाटक का निवासी था और इसने राढ़ के क्षेत्र में अपना राज स्थापित किया था। तो बस इस पे बेसिक सवाल यही है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था, सामंत सेन था। कर्नाटक का निवासी था, इसने राढ़ के क्षेत्र में अपना क्षेत्र स्थापित किया था। आगे चलकर वो देखें विजय सेन को, इनको देखें, ये शैव मतानुयायी थे। कैसे भाई, एक उपाधि देखिए, हरिराज वृषभ शंकर, इनकी उपाधि थी, ये इनकी उपाधि थी। दूसरा, इन्होंने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर महादेव का विशाल शिव मंदिर बनवाया। विशाल शिव मंदिर बनाया। तो पूछा जा सकता है हरिराज वृषभ शंकर किसकी उपाधि थी, तो विजय सेन की। इन्होंने देवपाड़ा में एक प्रद्युम्नेश्वर महादेव का विशाल शिव मंदिर बनवाया। किसने बनवाया, तो विजय सेन ने। विजय सेन के समय में जो प्रारंभिक राजधानी थी, देखिए वो विक्रमपुर थी। आगे चलकर इन्होंने विजयपुरी को राजधानी बनाया, विजयपुरी को राजधानी बनाया। तो ये भी पूछा जाता है कि सेन वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो विक्रमपुर थी। विजय सेन ने क्या राजधानी बनाई भाई, विजयपुरी। दोनों इसी समय के थे। लक्ष्मण सेन राजधानी लक्ष्मण आपका लखनौती या लक्ष्मणवती बना देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको विजय सेन पूछा जाता है। विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है, कभी पूछे देवपाड़ा अभिलेख किसका था, तो वो विजय सेन का था। विजय सेन में यही कुछ सवाल बनते हैं। एक तो शैव धर्म को मानने वाला था, इसकी उपाधि अरिराज वृषभ शंकर और देवपाड़ा में इसने प्रद्युम्नेश्वर मंदिर बनाया। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी विक्रमपुर थी और इसने विजयपुरी को भी अपनी राजधानी बनाया। आगे हम लोग बल्लाल सेन को देखिए तो बल्लाल सेन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। बल्लाल सेन के द्वारा सबसे पहली बार देखें हम लोग, ये भी शैव मतानुयायी है, ये भी शैव धर्म को मानता है। इसके 3 उपाधि देखते हैं हम लोग। एक तो निःशंकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी 3 उपाधियां हैं। भाई देखिए शैव मतानुयायी है, निःशंकर उपाधि। निःशंकर की उपाधि कोई पूछे आज के बाद किसकी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए विजय से, ये उपाधि सॉरी सामंत से। उसी तरह से चूंकि गौड़ वंश का क्षेत्र था, ये गौड़ वंश का शासक था, तो गौड़ेश्वर
यहीं पर शशांक है, यहीं पर आपका पाल वंश है, यहीं पर सेन वंश है। तो गौड़ेश्वर के नाम से था। और इसकी उपाधि और है, देखिए वो परम महेश्वर। तो इस तरह से बल्लाल सेन की जो निशंकर उपाधि है, इस पर कुछ सवाल बनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये भी इम्पोर्टेंट है, उनके सवाल बन सकता है कि निशंकर किसकी उपाधि थी या गौड़ेश्वर किसकी उपाधि थी। तो बल्लाल सेन की। बल्लाल सेन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, ये विद्वान व्यक्ति हैं। देखिए इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है, दान सागर। इन्होंने दान सागर की रचना की है। ये एक स्मृति ग्रंथ है, स्मृतियों के आधार पर इन्होंने ग्रंथ लिखा है, दान सागर। तो आज का पूछे दान सागर के रचयिता कौन थे, तो बल्लाल सेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इन्होंने भी बल्लाल सेन के द्वारा ही देखे हुए एक और ग्रंथ लिखा जा रहा है, उसका नाम है अद्भुत सागर। तो ये दो ग्रंथ ये लिख रहे हैं, एक तो लिख चुके थे, उनका नाम दान सागर स्मृति ग्रंथों पर आधारित है, दूसरा अद्भुत सागर। ये जो था खगोल विज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। इससे सम्रांगण सूत्र देखेंगे, आधारित ग्रंथ। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, ये खगोल शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है अद्भुत सागर। इसकी उन्होंने शुरुआत की थी, इसको पूरा भी लक्ष्मण सेन करेंगे। तो अद्भुत सागर को पूरा किसने किया, तो लक्ष्मण सेन। लेकिन शुरुआत किसने की थी, तो बल्लाल सेन। अद्भुत सागर का विषय वस्तु क्या था, खगोल विज्ञान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। दान सागर किसकी रचना थी, तो बल्लाल सेन की। तो बल्लाल सेन अपनी उपाधि और अपनी किताबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह हम लोग बल्लाल सेन पे और देखिए अगर हम लोग बल्लाल सेन को देखें, बल्लाल सेन के जो सवाल बनते हैं, तो एक बात ध्यान दें, एक तो इनकी उपाधि, अभी हम लोगों ने देखा तीन उपाधियां हैं इसकी। फिर से एक बार लिखते हैं ताकि कम से कम निशंकर, गौड़ेश्वर, परम महेश्वर। एक तो इनकी तीन उपाधियों पे बनता है। दूसरा इनकी रचना, इनकी दो रचनाएं हैं, आप कभी देखेंगे इन पे सवाल बनता है। एक दान सागर, दूसरा अद्भुत सागर। दान सागर है, ये स्मृति ग्रंथ था, और अद्भुत सागर जो था वो खगोल विज्ञान के आधारित था। इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए थे, पहले मृत्यु हो गई थी, तो अद्भुत सागर। दूसरा क्यों और फेमस क्यों, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, इसको कहा गया था कुलीनवाद या जातिवाद आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें उन्होंने उत्तर भारत से ब्राह्मणों को लाकर बंगाल में बसाया था, और इसमें उच्च पदों पर ब्राह्मणों को, कायस्थों को रखा गया था। इस तरह से ब्राह्मण और कायस्थों के नेतृत्व में एक आंदोलन चला था, जिसको कुलीनवाद आंदोलन या जातिवाद आंदोलन कहा गया है। तो कुलीनवाद आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बल्लाल सेन। या जातिवाद के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बल्लाल सेन। इस पर ब्राह्मण एवं कायस्थों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब बल्लाल सेन के बारे में एक बात और देख लीजिए कि जब ये वृद्धावस्था में हो गए, वृद्धावस्था में कहाँ पहुंचे, प्रयाग। देखिए प्रयाग में जाकर इन्होंने जल समाधि ले ली। तो बहुत अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, धंग जो था वो भी प्रयाग गए थे, उन्होंने संगम में डूब के जल समाधि ली थी। उसी तरह से बल्लाल सेन ने भी वृद्धावस्था में प्रयाग में जाकर जल समाधि ली। तो कभी इस पर सवाल आया तो कभी पूछ सकता है कि इन दो व्यक्तियों ने प्रयाग में जाकर जल समाधि ली,
तो वहां पर हो जाएंगे आपका बल्लाल सेन और आपका चंदेल शासक धंगर है। उसी तरह आपने पढ़ा था कन्नौज में जल समाधि किसने लिया था, तो आपने देखा था कन्नौज में जल समाधि नागभट्ट सेकंड ने लिया था। उसी तरह मुंगेर में किसने लिया था, तो रामपाल ने लिया था अपने मामा मथन देव की मृत्यु के बाद दुखी हो गए। ये सब क्लियर होना चाहिए। कोई शब्द देखिए कन्नौज पूछ रहा है कि मुंगेर पूछ रहा है कि प्रयाग पूछ रहा है, हमको देखना है प्रयागराज। तो ये हमारा बल्लाल सेन पर कोई भी सवाल बनेगा तो हो जाएगा। हमारा देखिए अगला व्यक्ति है लक्ष्मण सेन। अब हम लोग लक्ष्मण सेन को अगर देखिए, इसके सामने अभी से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। बल्लाल सेन तो कुछ नहीं, जो सारा सवाल वो लक्ष्मण सेन पे। अब क्यों है देखिए भाई, पहली बात वो है किताब पे आते हैं कि लक्ष्मण सेन ने अद्भुत सागर को पूरा किया। दूसरा हम लोग उपाधि पे आते हैं, क्योंकि दो उपाधि हैं, एक अरिराज मदन शंकर, दूसरा परम भागवत। ये जो परम भागवत उपाधि है, इससे समझ में आता है कि लक्ष्मण सेन जो थे वो वैष्णव मतानुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानने लगे थे। अरिराज मदन शंकर स्व मतानुयायी को दिखाता है, लेकिन जो परम भागवत उपाधि उन्होंने बार बार परम भागवत शब्द उपाधि के लिए प्रयुक्त की गई है, लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। इस पर भी सवाल बन सकता है। अब लक्ष्मण सेन ने अपनी राजधानी विजयपुर से चेंज कर लक्ष्मणवती या लखनौती, जो अभी तक लखनौती बनाए। मुगल काल में यही लक्ष्मणवती के रूप में फेमस होती है। इस तरह से इसलिए अपनी राजधानी लक्ष्मणवती या लखनौती बनवाए। इस लक्ष्मण ने नया संवत भी चलाया, इसको कहा गया लक्ष्मण संवत। जैसे गुप्त संवत चला था, वैसे लक्ष्मण संवत देखिए चला। ये है 1198। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लक्ष्मण संवत की शुरुआत किसने की थी, तो लक्ष्मण सेन ने। कब है, 1198 से। गुप्त संवत जो था वो 319 का है। शक संवत 78 AD का है। विक्रम संवत 57 BC का। तो जो संवत है उनके बारे में पता होना चाहिए। इन सबके अलावा जब हम लोग देखें, और जब हम लोग देखते हैं इसमें देखिए लक्ष्मण सेन के बारे में, तो इसके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में एक श्रीधर दास, दूसरा जयदेव, तीसरा हलायुद्ध, चौथा धोई, अब श्रीधर दास में देखिए सौंदुत्ति कर्णामतम की रचना की। कौन सकता है, सौंदुत्ति कर्णामतम की रचना किसने की थी, श्रीधर दास। श्रीधर दास लक्ष्मण देव का दरबारी था। तो जयदेव के बारे में हम लोग देखें, तो जयदेव की जो उपाधि थी वो था पीयूष वर्ष। पीयूष वर्ष इनकी उपाधि है। जयदेव की दो रचना है, इनकी रचना देखें। एक तो गीत गोविंद, सभी लोग जानते हैं। दूसरा जो था सन राघव, ये पूछ सकता है। तो जयदेव जो था इनका दरबारी था, उसकी उपाधि पीयूष वर्ष थी, और इनकी जो रचनाएं हैं गीत गोविंद और प्रसन्न राघव।
उसी तरह से अगर हम लोग हला युद्ध को देखें, हला युद्ध जो था वो प्रधान न्यायाधीश था और प्लस मुख्यमंत्री भी था। तो वो जो है, और इसने किताब लिखी है ब्राह्मण सर्वस्व, ये इसकी रचना है। पूछ सकता है कि हला युद्ध जो था वो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था और उसकी रचना का नाम था ब्राह्मण सर्वस्व। और धोई ने किताब लिखी है भवन। तो श्रीधर दास, जयदेव, हला युद्ध और धोई ये सब लक्ष्मण सेन के दरबार में है। इस पर भी खूब सवाल पूछा जाता है लक्ष्मण सेन के बारे में। तो लक्ष्मण सेन की जो बेसिक सवाल बनती है उसकी उपाधि परम सौगात पर, अद्भुत सागर को उसने पूरा किया। फिर उसने लक्ष्मणवती राजधानी बनाई और तो और उसने जो लक्ष्मण संवत चलाया और उसके दरबार में ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये लक्ष्मण देव के जो भी बेसिक सवाल बनेगा हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग देखें इस वंश का अंतिम शासक केशव सेन के बारे में एक बात है, ये अंतिम शासक है, कोई जानकारी। तो इस तरह से हमारा पूरा सेन वंश यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज हम लोगों ने 3-4 चीजें देखी। एक तो हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष की रूपरेखा या उसका एक बेसिक देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने उत्तर भारत की 3 शक्तियों के बारे में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में देखा, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार हो, चाहे वो पाल वंश हो और चाहे वो सेन वंश हो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चाहमान वंश, गढ़वाल वंश, चंदेल वंश और परमार वंश। बाकी और जो भी वंश बनेगा हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।